आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मुरादाबाद अमरोहा के इस अधिवेशन में। लगातार मुरादाबाद और अमरोहा को लेकर के यहाँ की जो मौजूदा समस्याएं हैं, यहाँ के जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के बात हम कर रहे हैं। शिक्षा की बात इसके पहले के सेशन में हुई है, लेकिन शिक्षा के बाद एक भूमिका जो कि समाजसेवी के तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण होती है, सत्र में उस पर हम चर्चा करेंगे। और महिलाओं की भूमिका उसमें किस तरह से अपने योगदान को निभा रही है इस सत्र में, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमान इस सत्र में हमको ज्वाइन करेंगे। आचार्य डॉक्टर सुमेधा जी हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा जिला अमरोहा से। सुमेधा जी का स्वागत करिए तालियों के साथ। इसके अलावा प्रिया अग्रवाल जी सेशन में हमको ज्वाइन कर रही हैं, उपाध्यक्ष है आंगनवाड़ी। प्रिया अग्रवाल जी आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, बहुत स्वागत है। प्रिया अग्रवाल जी आपका भी स्वागत करा जाए तालियों के साथ। और अल्पना गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस सेशन में। इस सत्र में बात महिलाओं की भूमिका की विकास के अंदर, और दूसरा समाजसेवी के तौर पर उनकी भूमिका को किस तरीके से देखा जाए। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सिमरन ओवर टू यू। थैंक यू आयुष। तो बात अगर करते हैं कि हम महिलाओं की, तो महिलाएं कितना आगे बढ़े, इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं जो है सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। और आज अमूमन अगर हम देखें भी तो महिलाएं जो है हर एक क्षेत्र में वो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ खुद 3 महिलाएं इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अल्पना गुप्ता, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया, और लगातार इस नारा के अंतर्गत तमाम जो काम हैं किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा। मैं अल्पना गुप्ता, संयोजिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महानगर, और इसके अलावा मेरी एक भारत विकास परिषद महिला शाखा आराधना की भी मैं संस्थापिका हूं। तो इसी तरह से मैंने सबसे पहले आराधना महिला शाखा से महिलाओं को जोड़ा और अपने मुरादाबाद शहर में बहुत सारे सेवा कार्य किए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका बनी, और मैं उस मुद्दे को लेकर, उस योजना को लेकर शहर में बहुत सारे कार्य कर रही हूं। आगे भी मैं इसी तरह के कार्य करती रहूंगी, और भाजपा सरकार भी इसके लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। बहुत सारे कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो आगे जो योजनाएं सरकार की हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में संचालित हो रही हैं, और उसके बहुत सारे प्रयास भी हो रहे हैं और बहुत सारे लाभ भी जनता को देखने के लिए मिल रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, अब रुक करेंगे प्रिया अग्रवाल का। प्रिया जी, लगातार तमाम योजनाएं जो हैं चलाई जा रही हैं। अगर बात करें तो उन योजनाओं से आप कितनी संतुष्ट हैं, और अगर खासकर मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, बच्चियों के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? आपके सवाल से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगी। जी जी। मैंने शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। जब ये नारा था तो महिला के मुरादाबाद पूरे, मैं मंडल में ही कहूँगी, जगह जगह हमने कार्यक्रम किए। लगातार हमारी सरकार ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इवन मुरादाबाद मंडल की बात मैं करूँ, महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूँ, तो जितनी योजनाएं सरकार की हैं, जब बेटी पैदा होती है सुकन्या योजना, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। फिर मातृत्व वंदना योजना, जब पहली बार औरत गर्भवती बनती है, उसके बाद बेटी की पढ़ाई की कुमारी सुमंगला योजना, उसके बाद बेटियों की शादी का खर्चा जो सरकार हमारे द्वारा देती है। तो इन्हीं योजनाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की बात अगर हमारी सरकार कहती है तो सरकार ने कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया है, मैं ये कहना चाहूँगी। ठीक है, ठीक है। और हमारे साथ सुमेधा जी भी हैं। सुमेधा जी, आप कन्या महाविश्वविद्यालय की डायरेक्टर हैं। तो लगातार देखिए पढ़ाई पर जो जोर है वो दिया जाता है कि किस तरह लड़कियां आगे बढ़े, पढ़ाई करें और हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। सबसे पहले चाहूंगी मैम कि आप अपने बारे में 2 शब्द कहें, उसके बाद तमाम योजनाओं का भी जिक्र करेंगे। सर्वप्रथम मैं अमरोहा और मुरादाबाद का संयुक्त तत्वावधान में जो अधिवेशन हो रहा है, इनके आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उसके पश्चात मैं बात करूँगी, एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने भारत भारती नाम से बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, पद्यात्मक। उसमें भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य का वर्णन किया है। कई बार वो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में लगाई गई, लेकिन उसकी थोड़ी अब उपेक्षा है।
उसमें उन्होंने नारी के बारे में क्या लिखा है। वो कहते हैं, क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, रण रंग राज्य सुधर्म शिक्षा कर चुकी सुकुमारियां। देखो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में है भारती के सम हुई। जिस समय शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हो रहा था वेद के स्वतः प्रमाण विषय पर, तो शास्त्रार्थ में मध्यस्थता करने के लिए कोई नहीं था। तो उसमें स्वयं शंकराचार्य जी ने कहा कि आपकी पत्नी है भारती विद्याधरी, ये शास्त्रार्थ का निर्णय कर सकती है, मुझे पूरा विश्वास है। उस समय उनको उस शास्त्रार्थ में, उस वार्तालाप में जज बनाया गया। कितनी बड़ी बात थी ये जी। इतनी शिक्षित नारियां थी। मुझे याद आ रहा है वो जमाना कि जिस समय गार्गी और मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करती थी ब्रह्म विद्या पर। वो समय मुझे याद आ रहा है कि जब महाराजा जनक की सभा में एक बहुत ही सुंदर तपस्विनी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी सुलभा गई थी और उसने जाकर के अपना परिचय दिया था। बस एक ही श्लोक से मैं आपको बताना चाहूंगी, नारियां क्या नहीं कर सकती। सुलभा की जब शिक्षा समाप्त हुई, ब्रह्मवादिनी सुलभा की जब शिक्षा समाप्त हुई और वो शास्त्रार्थ करने निकली, ब्रह्म पर चर्चा करने निकली, तो महाराजा जनक को आप सब जानते हैं कितने बड़े तपस्वी थे। उस समय के वो योगी भी कहे जाते थे। उनके सामने वो अपना परिचय देती है। जब महाराजा जनक ने परिचय लिया, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, तो आपको सुनने लायक है वो बात, सारे देश को सुननी चाहिए कि हमारी नारियों की स्थिति क्या थी। उस समय ब्रह्मवादिनी सुलभा ने कहा, साहम तस्मिन कुले जाता भर्तृ ऐसति मद विधे, विनीता ब्रह्मचर्य न चरा मेका मुनि व्रतम। उस समय उन्होंने कहा कि मैं, महाराजा जनक, मैं उस कुल में पैदा हुई हूं, क्षत्रिय कुल में पैदा हुई हूं कि जब मैं पढ़ करके निकली तो मेरे समान कोई मुझे पति नहीं मिला, मेरे जितना विद्वान कोई पति नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, विनीता ब्रह्मचर्य ने, मैंने अपने आप को ब्रह्मवादिनी बना करके और सन्यासी बनाया और इस समय मैं मुनि व्रत में तपस्वी रूप में घूम रही हूं, जब मेरे समान इस धरती पर कोई विद्वान नहीं मिला। ये स्थिति थी हमारी नारियों की। तो मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा और संस्कार, सुरक्षा, मुझे इस बात का अच्छे से भान है और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज के शासन को कि नारियों की सुरक्षा के लिए बहुत कदम उठाए जा रहे हैं, नारियों की सुविधा के लिए बहुत कदम उठाए जा रहे हैं, नारियों की शिक्षा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। नारियों के जिस प्रकार से एक भूमि को संस्कारित करते हैं, हमारी शिक्षा संस्कार के साथ होनी चाहिए। और ये योजना मैंने 12 वर्ष की आयु में ही बनाई थी। 12 वर्ष की आयु में मैंने संकल्प लिया था कि जब मैंने नारियों की वो दुर्दशा देखी थी, उस समय भी आप सब शहर से आते हैं, परंतु गांवों के अंदर महिलाओं को, नारियों को उस समय भी वो प्राप्त नहीं था, वो अधिकार प्राप्त नहीं थे, दरवाजे के पीछे छिप करके खाना खाती थी। उस दशा को सुमेधा जी, देखिए वो दौर था कि जब महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाता था और आज भी इस बात से नकारा नहीं जा सकता, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता। और ऐसे में देखिए आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि खुद आप एक कन्या महाविश्वविद्यालय की अध्यक्ष हैं, आपसे ये भी समझना चाहूंगी वहां पर किस तरह कन्याओं को, किस तरह लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। क्योंकि आज का जो समाज है वो दावे तो हजार करता है, लेकिन तमाम जो लोग हैं आज भी अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने दिए जाते, उनको सुरक्षा का भी डर होता है। क्योंकि सुरक्षा के भी लिहाज से अगर बात करें तो जो स्थिति है, जो हम आप देख रहे हैं, आए दिन जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसको भी देखकर कहीं जो परिवार है पीछे हट जाता है। ऐसे में आप उन परिवारों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1924 ईस्वी तक भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में महिलाओं को मंच पर डिग्री नहीं दी जाती थी, जो अपने आप को बहुत अग्रणी मानते हैं। अपने देश की तो बात ही क्या, आपने बहुत अच्छा कहा कि नारियां बहुत असुरक्षित थी और अब भी बहुत सारा दौर असुरक्षा का चल रहा है। हमने उसके लिए बहुत प्रयास किया। आज कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में 900 बालिकाएं 15 प्रांतों की बालिकाएं हैं। शिक्षा के साथ साथ उसको संस्कार भी दिए जाते हैं और हमने मध्यम वर्गीय बालिकाओं के साथ जो कार्य किया है, हम किसी बालिका को अनुत्तीर्ण होने पर उसको रिजेक्ट नहीं करते। हम कुछ देखते हैं उसमें
और एंट्रेंस तो लेते हैं, शिक्षा और संस्कार देने के लिए हमने संस्कृत और संस्कृति से जोड़ा, और संस्कृत और संस्कृति के लिए हमने उसमें कंपटीशन पैदा किया, स्पर्धा पैदा की। आज 15 प्रांतों से बालिकाएं कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ने आई हैं, और हमने बालिकाओं को आईएएस बनाया, पीसीएस बनाया, आईआईटी में भेजा बिना कोचिंग के। 160 बालिकाएं नेट जेआरएफ कर चुकी हैं, वहां से 86 बालिकाओं का जेआरएफ है। 100% गवर्नमेंट की जॉब वहां की बालिकाओं को प्राप्त होती है। सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है, परंतु वास्तव में यदि नारियों के साथ और अधिक प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैं इसके बीच में एक बात और कहना चाहूंगी कि सुरक्षा का जो मुद्दा है जी, वह तभी समाप्त होगा, और आपको आश्चर्य होगा कि मैं ये बात अपनी डायरी में 15 वर्ष पहले लिख चुकी थी, लेकिन मैंने 3-4 वर्ष पहले देखा कि हमारे राज्य की जो अपनी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने स्वयं ये कहा कि नारियों को जुडिशरी में 50% आरक्षण मिलना चाहिए। आप नारियों को आधिपत्य दीजिए जज बनने का जुडिशरी में, उनको ठीक है और कहीं आप नहीं दे सकते तो उसमें दीजिए, तो नारियों की सुरक्षा अवश्य ही सुरक्षित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। तो नारियों की सुरक्षा की बात है, और शिक्षा के साथ संस्कारों को यदि जोड़ना है तो मैं तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का ही अवलंबन उसको अच्छा मानूंगी। उनको जो है वहां पर रख करके ऐसी शिक्षा दी जाए। देखिए, नारी जो है परिवार की भूमि होती है, और भूमि को धैर्यशाली और सहनशील भी होना पड़ता है। जैसा कि कहा है ना कि महाभारत में कहा था, माता गुरुतरा भूमि, माता जो है पृथ्वी से भी गुरुतर होती है, और माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ऐसा भी कहा है वेद में। तो नारी को सहनशील भी होना पड़ेगा। नारी के सामने दो जो कर्तव्य हैं, अर्थात उसको समाज का भी देखना, परिवार का भी देखना। यदि वो पूरा समाज को देखेगी तो परिवार छूट जाएगा। सुमेधा जी, एक और नारी परिवार के को कंधे देखेगी पर तो पूरे समाज छूट परिवार जाएगा। की जिम्मेदारी होती है, हाँ जी। और एक नारी ही है जिससे आज ये संसार जो है वो चल रहा है। आपने बिल्कुल सही बात की। आप प्रिया अग्रवाल का रुख करूंगी। प्रिया जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष है महिला आंगनबाड़ी की, ऐसे में प्रदेश की जिम्मेदारी तो है ही, और तमाम आंगनबाड़ी की तो आप देखती हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जो बातें, तमाम जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाए जाते हैं कि आंगनबाड़ी में भी महिलाओं को तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिल पाए, क्या कौन कौन सी वो योजनाएं जो आंगनबाड़ी केंद्र में अभी आप दे रही हैं, महिलाओं को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं? मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगी, तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तुझे तेरे वजूद की आज समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जिस तरीके से अभी आपने महिला सशक्तिकरण के बारे में आदरणीय ने बताया, मैं आंगनवाड़ी का स्वरूप बताना चाहूंगी। आंगनवाड़ी जब गांव में होती थी जी, हमारी सरकार द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। पूरा महीना इस समय पोषण अभियान हमारी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जहां पुष्टाहार सभी पार्षद द्वारा, सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया जा रहा है। अभी कल ही मोटे अनाज का एक समरस भोज था वहां आंगनवाड़ी बहनों के साथ। आंगनवाड़ी बहनों ने अपना सरकारी तो काम कर ही रही हैं, जो कहते हैं कि सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो स्वयं सहायता समूह को भी वहां जोड़कर एक तरीके से अपने पांव पे उनको जो खड़ा किया जा रहा है, तो मुझे लगता है निसंदेह एक बहुत बड़ा, महिलाओं की हम बात करते हैं, महिलाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब, जो सरकार हमारी कह रही है सशक्तिकरण की, आंगनवाड़ी के जरिए उनको सौंदर्यकरण, 100 आंगनवाड़ी अब तक हम लोग सौंदर्य कर चुके हैं, और अगले 100 में हम महिलाओं तक पहुंचेंगे। और जब हम उनके पास तक पहुंचेंगे तो जो महिलाओं को सिर्फ क्षमता, तो महिलाओं में अभी आदरणीय ने बताया वो इतनी होती है कि वो 2 जगह चला सकती हैं, और जब उनको प्रॉपर चीजें मिल रही हैं जो हमारी सरकार द्वारा दी जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश में कितनी हमारी महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। आज जब सदन था तो पहली बार ऐसा सदन में हुआ जब हमारी महिलाओं ने सदन में सबसे पहले बोला। तो ये बदलता टाइम है, बदलता समय है, और मुझे लगता है कि महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो समय और वो तस्वीरें भी सबने देखा था जब एक दिन महिला विधायकों के नाम जो है वो सदन रहा, और उस दौरान महिलाओं को बोलने का मौका दिया गया। अमूमन ये शिकायत भी होती है कि महिलाओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ ने ये मौका दिया, और इससे तमाम जो महिला विधायक है वो भी खुश रही। ठीक है, बात करूंगी अल्पना जी से। अल्पना जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा खूब चला,
और इस नारे के सहारे ही सरकार ने तमाम जो योजनाएं हैं वो निकाली। लेकिन अल्पना जी, अभी भी ऐसे तमाम राज्य हैं, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर ये देखने को मिलता है कि लड़कियां जो हैं बच तो रही हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आता, या ये कह ले कि आर्थिक तंगी की वजह से, क्योंकि ये भी अगर देखा जाए तो जो एजुकेशन है वो इस वक्त काफी महंगाई की भी मार देखिए जो लोग हैं वो झेल रहे हैं। ऐसे में लोग अपनी बच्चियों को भी पढ़ाना नहीं चाहते। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? क्या एजुकेशन को लेकर सरकार को सोचना चाहिए ताकि हर तकबे के जो लोग हैं वो स्कूल कॉलेज में जाकर हायर एजुकेशन भी ले पाए? मेरा देश बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये बात हमारी सबसे पहले लागू होती है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आज मंच पर 4 महिलाएं हैं और श्रोता हमारे सारे पुरुष हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि मेरा देश बदल रहा है। बात करें हम शिक्षा की, तो शिक्षा की बात जो आपने कहा है कि गांव-गांव में पैसे की कमी है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल खोले हैं। जो लोग अपनी बेटियों को उचित शिक्षा नहीं दिलवा सकते हैं तो वो हमारी सरकार द्वारा जो स्कूल खोले गए हैं उनमें उनको एडमिशन दिला सकते हैं। लेकिन एक प्रतिस्पर्धा हमारे समाज में चल गई है कि हमें अपने बेटियों को प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना है, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना है। मेरे पास काफी बच्चे आते हैं, काफी पेरेंट्स आते हैं जिनकी मैं मदद करती हूँ, उन्हें उनके तहत प्राइवेट स्कूलों में भी एडमिशन दिलाती हूँ और उनको बताती हूँ कि सरकार ने जो योजनाएं हमारी बेटियों के लिए बनाई हैं आप उन्हीं में पढ़ाइए, सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलाइए। वहां पर सरकार ने बेटियों के रहने का, खाने का, सभी का इंतजाम किया हुआ है। अभी हमारी बहन, इन्होंने बताया था, जो हमारी बहन जी हमारे साथ बैठी हैं चोटी जी से, तो उन्होंने बताया कि वो 100 बालिकाओं को फ्री पढ़ाती हैं, जो कि 48,000 रुपए साल की शिक्षा वो मुफ्त देती हैं। तो ऐसे समाज सेवी भी हमारे स्कूल में हैं। तो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तो इस प्रकार की चीजें मुझे लगता है अभी है नहीं। ठीक है, अल्पना जी आप इस पर क्या कहेंगी? शिक्षा और बेहतर हो सके? हाँ सुमेधा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? शिक्षा और बेहतर हो सके, और जिस तरह आम नागरिक जो है महंगाई की मार पड़ रहा है उस पर, और तमाम जो लोग हैं इतना उनका बजट नहीं होता कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे, ऐसे में क्या कहना चाहेंगी सरकार को और कौन सी योजनाएं चलाना चाहिए ताकि जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो बढ़ चढ़ के आगे तो निकल रही हैं लेकिन शिक्षा के भी क्षेत्र में आगे निकले? देखिए, शिक्षा जब से व्यवसायीकरण हुआ है जी, तब से ये बहुत बड़ी समस्या आई है। शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से हमारी बहुत सारी बहनें, बेटियां अब भी वंचित रह जाती हैं। क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूं, मैं देखती हूं कि बालिकाएं और माता पिता समझौता नहीं कर पाते और बीच में भी छुड़ा लेते हैं। परंतु मैं कोशिश करती हूं कि वो बालिकाएं निःशुल्क पढ़ें। जैसा बहन जी ने, अल्पना जी ने बताया अभी, ये सच्चाई है कि और जो बालिकाएं पैसा दे सकते हैं रहने का, खाने का, छात्रावास का, वो देते हैं। परंतु जो नहीं दे सकते, हम किसी पर भी अनुरोध नहीं करते हैं। तो शिक्षा को व्यवसायीकरण से मुक्त करना पड़ेगा और शिक्षा के साथ संस्कार को भी जोड़ना पड़ेगा। महिलाओं को भी ये समझना होगा कि हमें घर को भी संभालना है और समाज को भी संभालना है। सरकार बहुत कुछ कर रही है लेकिन उन्नति के कोई सीमा नहीं होती, सुविधाओं की भी कोई सीमा नहीं होती। सरकार को महिलाओं की, क्योंकि महिला ही समाज की नींव है। जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा, महिला अपने आप शिक्षित कर लेगी अपने परिवार को आगे। महिलाओं की शिक्षा पर तो सबसे सर्वाधिक बजट होना चाहिए। अपने देश का, अपने प्रदेश का भी सबसे अधिक बजट महिलाओं की शिक्षा पर होना चाहिए, संस्कार पर होना चाहिए। और इसको वास्तव में ऊपर से नहीं, धरातल पर कार्य होना चाहिए। महिलाओं को शिक्षित कर दो, सारा देश शिक्षित हो जाएगा, सारा राष्ट्र शिक्षित हो जाएगा, सारा समाज शिक्षित हो जाएगा। मेरी ये योजना बहुत पहले से थी कि महिलाओं की शिक्षा में ही मैं अपनी भागीदारी दूंगी। इसीलिए मैंने केवल मात्र अपने पिता से कहा कि ठीक है, आप शादी करेंगे, विवाह करेंगे, नहीं दहेज देंगे, उस दहेज के नाम का आप मुझे भूमि दीजिए, मैं गुरुकुल बनाऊंगी, महिलाओं को शिक्षित करूंगी। जब मैंने ये उनके सामने प्रस्ताव रखा, कहते मुझे स्वीकार है, और मैंने महिलाओं की शिक्षा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। और आज भी मैं दिन रात 24 घंटे उन बालिकाओं की सेवा में लगी रहती हूं। तो मेरा मानना तो ये है कि महिलाओं की शिक्षा पर और संस्कारों पर
विशेष ध्यान देने के लिए हमें अपने बजट को बहुत अधिक बढ़ाना होगा, धरातल पर कार्य करना होगा, उसका निरीक्षण परीक्षण करना होगा। अकेले हम इस प्रकार से चर्चा करें, अकेले चर्चाओं से भी बात नहीं बनेगी, परंतु चर्चाओं से कुछ ना कुछ निकल तो करके सुमेधा जी आएगा। क्या मांग करेंगी आप सरकार से, क्योंकि अभी जो उत्तर प्रदेश का बजट सामने आया उसमें महिलाओं को देखा गया है, महिलाओं के लिए तमाम जो योजनाएं हैं हाँ जी। वो भी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। आप ये कह रही हैं कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो और धरातल पे लाने की जरूरत है, तो ऐसे में क्या आपकी मांगे? देखिए, एक तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुझे बहुत दर्द होता है जब अब भी महिलाओं के साथ 2-2 साल, 2.5-2.5 साल, 3-3 साल की बच्चियों के साथ जो बर्बरता होती है, उससे मेरा हृदय कांप उठता है। इससे मैं बहुत आहत हूं। तो एक तो सुरक्षा के लिए और दूसरा शिक्षा के लिए, इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जब तक महिलाएं अच्छी तरह से शिक्षित ना हों तो सरकार को अपना कदम थामना नहीं चाहिए। जब तक महिलाएं सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं और शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, इसको बहुत अधिक बढ़ाना होगा, बहुत अधिक आगे ले जाना होगा। जब तक ये नींव है, सारे समाज की उन्नति की नींव है, ये जड़ है। जब तक हम इसको जड़ को नहीं सींचेंगे तब तक बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए और अभी काम करने की जरूरत है। अल्पना गुप्ता, आपसे देखिए ये समझना चाहूंगी कि लगातार देखिए हम देख रहे हैं कि आए दिन जो अपराध हो रहे हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं। अगर दूसरे लिहाज से भी देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन लोगों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें प्रदेश की तो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, प्रदेश तो हमारा सुरक्षित है और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारी सत्ता में आए हैं, उन्होंने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए काफी कार्य किए हैं। और रही बात सुरक्षा की, तो ये बात तो है कि अगर शिक्षित एक महिला होगी तो उसका परिवार भी शिक्षित होगा। तो यहाँ जिस तरह की सुरक्षा महिलाओं को दी जा रही है और आगे भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सुरक्षा के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा। तो ऐसा किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। और आप भी देख रही होंगी कि आप भी इस सत्ता में कितनी सुरक्षित हैं, मैं भी कितनी सुरक्षित हूँ, मेरे साथ यहाँ बैठी भी सभी बहनें सुरक्षित हैं जी। तो सुरक्षा का तो कोई मापदंड है ही नहीं। तो सुरक्षा के जो भी मापदंड है वो हमारी सरकार तय कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो सुरक्षा हो महिलाओं का और महिलाएं जो हैं आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए सरकार जहां योजनाएं चला रही है, ऐसे में तमाम माता पिता जो है उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी लड़कियों को बाहर निकाले, क्योंकि आप सभी के सामने तमाम उदाहरण हैं। लड़कियां जो है हर क्षेत्र में बिल्कुल आगे हैं और अगर आप उन्हें पढ़ाएंगे तो वो और आगे निकलेंगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद करूंगी बातचीत करने के लिए और तमाम बाखूबी से अपनी बातों को रखने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।